अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाजरीन, गो के इस हुकूमत ने और इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ बयानात के ज़रिए मेंटली आवाम को प्रिपेयर तो कर ही रहे थे कि आगे और महंगाई आने वाली है, लेकिन इतनी महंगाई आने वाली है इसका अंदाज़ा नहीं था। 1 से 2 रोज़ पहले पेट्रोल की कीमत में 30 रुपये का इजाफा हुआ। सख्त मुआशी फैसले जिनके बारे में मौजूदा हुकूमत और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म ही कह रहे थे कि हम नहीं चाहते कि आम आवाम जो है उसकी ज़िंदगी अजीरन हो जाए। उसके लिए जो खाने पीने की अशिया हैं, चाहे रोज़मर्रा ज़रूरियात की अशिया हैं, उनकी कीमतें इतनी बढ़ जाएं कि उनके लिए गुजारा करना मुश्किल हो जाए। उसके बावजूद ये इजाफा, जिसको वो कह रहे हैं कि IMF से क्योंकि हमें अगली किस्त लेनी है तो उसके लिए ये बड़ा ज़रूरी है उनकी शराइत पूरी करना। तो पेट्रोल की कीमत में 30 रुपये का इजाफा हुआ, बिजली के टैरिफ में इजाफा हुआ और आज अब से थोड़ी देर पहले खबर आई है कि घी, मुख्तलिफ ब्रांड्स की घी की कीमत में तकरीबन 208 रुपये तक का इजाफा हुआ है। 555 रुपये तक कीमत पहुँच गई है, जबकि कुकिंग ऑयल मुख्तलिफ ब्रांड्स के उनकी कीमतों में 213 रुपये तक का इजाफा हुआ और कीमत 605 रुपये तक पहुंच चुकी है। तकरीबन 3 से 4 रोज़ पहले तक ये कीमत 480-485 के करीब थी और अब अगर आपको 1 किलो कुकिंग ऑयल लेना है यूटिलिटी स्टोर से तो उसकी कीमत 605 रुपये होगी। और आगे भी मज़ीद कीमतें, क्योंकि हम देखते हैं जब भी इस तरह से पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है या डॉलर की कदर बढ़ती है तो उसका रिपल इफेक्ट भी हमें नज़र आता है और बाकी तमाम अशिया जो हैं वो भी महंगी हो जाती हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे। पहला आज का हमारा टॉपिक ये होगा। दूसरा ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली जिनके इस्तीफ़े मंजूर करने का फ़ैसला किया था इस हुकूमत ने, स्पीकर ने उनको दावत भी दी थी कि आएँ और आके उनसे मुलाकात करके अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक करें। PTI ने कहा है कि उनके इस्तीफ़े पहले ही मंजूर हो चुके हैं। साबिक डिप्टी स्पीकर जो थे उन्होंने नोटिफिकेशन भी कर दिया था, तो अब वो दोबारा से स्पीकर के सामने पेश नहीं होंगे क्योंकि वो पहले ही मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। दूसरा हमारा आज का टॉपिक ये होगा। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब से 25 अरकान असम्बली जिन्हें मुनहरिफीन कहा जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो डीसीट हुए थे उस पर अब ज़िमनी इंतखाब होना है। PTI ने फैसला किया है कि इन ज़िमनी इंतखाबात में वो हिस्सा लेंगे। अगर जीत जाते हैं सीट्स तो उसके बाद उनका लाएअमल क्या होगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और ये कि अब वफाकी हुकूमत ने इमरान खान साहब ने जो कहा है कि एक इंटरव्यू में कि उन्होंने देखा था कि उनके कुछ लोगों के पास असलहा मौजूद था, इसलिए उन्होंने फौरी तौर पर धरना ख़त्म कर दिया, इस बयान। और महमूद खान साहब ने जो कहा है कि अगले लॉन्ग मार्च में जब हम आएंगे तो अगर मुझे इजाज़त मिली तो हम अपनी फ़ोर्स को साथ लेकर आएंगे। इस बयान के ऊपर वफाकी हुकूमत अब PTI के ऊपर, उनकी क़यादत के ऊपर मुकदमा दर्ज करने जा रही है। उनके खिलाफ कार्रवाई का उन्होंने फैसला किया है। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज रहनुमा तहरीक इंसाफ मुसर्रत चीमा साहिबा, अखमदज़ादा चट्टान साहब रहनुमा पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद हैं और मुबशिर बुखारी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मुसर्रत साहिबा, महंगाई का तूफ़ान जो है वो आ चुका है, आवाम का जीना दोभर होता जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट अगर इस वक्त होती तो क्या इसी तरह के फैसले देखने पड़ते हमें, क्योंकि ये जो फैसले किए जा रहे हैं, जो ये हुकूमत कहती है कि क्योंकि IMF की शराइत हैं हमें कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, तो IMF की शराइत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी माननी पड़ती अगर वो इस वक्त हुकूमत में होती। तो बताइएगा ये फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अभी ज़्यादा सालों की बात नहीं है, महीनों की बात नहीं है, मैं तो कहती हूँ दिनों की बात है कि एक खातून, एक सियासी यतीम, एक सियासी ख़ानदान का टोला वो निकले थे महंगाई मुकाओ मार्च। एक नन्ना मुन्ना मार्च आया था सिंध से और एक मार्च इधर से गया था जो गुजरांवाला तक अपने दम तोड़ गया और नाम उन्होंने दिया था महंगाई मुकाओ मार्च। तो उनको ये बताया जाए कि आज ये जो एटम बम लोगों के ऊपर, गरीब आवाम के ऊपर जिस तरह से चलाया गया है कि एक ही दिन के अंदर फ़ी किलो जो एडिबल घी है 200, जैसे कि आपने बताया 8 और फिर ऑयल 213 रुपये बढ़ा दिया है। मैं ये कहती हूँ कि अभी तो मेरा ख्याल है 40 दिन हुए हैं, 45 दिन हुए हैं, उससे पहले ये जो कुछ कहते रहे हैं पीछे रिवर्स मारे और इनसे पूछें, एक एक सवाल, एक एक जवाब ये दें। और उसके साथ यही जिनको ये कहते थे कि ये जो अलकाबात इन्होंने हमें दिए, आज अल्लाह और वक्त साबित कर रहा है और अवाम इस चीज़ की गवाह है कि ये झूठे मकार लोग इन्होंने आके चलते फिरते मुल्क को, जो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये हालात तो आयशा आप सारे गवाह हैं,
कोरोना के दिनों में जब पूरी दुनिया मैं कहती हूँ कि क्राइसिस से गुजर रही थी, बेरोज़गारी, महंगाई, और जिस तरह से पूरी दुनिया ने फेस किया, ये हालात तब भी नहीं थे। IMF तब भी था, और जब ये हमें मुल्क हमारे हवाले करके गए हैं तब इससे भी बुरी हालत थी। लेकिन चलते फिरते मुल्क को, जिसमें सारे इकॉनमी के इशारे बेहतरी की तरफ थे, इन्होंने जिस तरह से आके इस मुल्क में तबाही मचाई है, तबाही के पीछे इनके पीछे कुछ रीज़न्स हैं। हम स्टार्ट अभी से कर लेते, जिसको हम साजिश, मुदाखलत यहाँ से शुरू करते हैं कि आज क्यों महंगाई इतनी ज़्यादा है। मैं ये नहीं कहती कि देखें, 2-3 बातें हैं। हम पेट्रोल से शुरू करते हैं, जिसको इन्होंने एक दिन के अंदर ही 50 रुपये बस बढ़ा दिया था, मजबूरियों के और ड्रामे करके। भाई, आपको पता है कि जो रशिया की जो ट्रिप थी, उसके जो सबसे बड़े बेनिफिट्स थे अवाम को, वो क्या थे? आपको पता है कि आपके गैस के जो वसाइल है वो कम होते जा रहे हैं। गैस, ऑयल और वीट, तीनों ऐसी कमोडिटीज़ हैं जो डायरेक्ट, जो सबसे ज़्यादा जिसका इम्पैक्ट है आम आदमी की लाइफ के ऊपर और जो ज़रूरत है। लेकिन आज मुशर्रफ साहब, आज तो उन्होंने कह दिया, हमसाया मुल्क, सुन लीजिए, वज़ीर ख़ज़ाना ने कह दिया कि अगर हम वही मुआहदे करके की धमकी ना दी तो हम तैयार हैं, मुआहदे करके इंडिया कई बिलियन डॉलर का फ़ायदा पिछले 2 माह में उठा चुका है। और हमारा मुल्क, ये देखें कि ये जिस तरह से ये क़यामत ढा रहे हैं, उसके पीछे रीज़न है। ये आए थे अपने जो केसेस हैं उनको ख़त्म करने, इदारों के अंदर रिकॉर्ड जितना इनका करप्शन का, उसको आग लगाने। महंगाई इनका इशू ही नहीं था। अगर होता तो ये, चाहे हम चले भी गए थे, हमाद अजहर रोजाना चीख चीख के बताता है कि ये मुआहदे थे, यही खुद ही कर लेते। लेकिन चूंकि इम्पोर्टेड थे, लेकिन चूंकि जो इनको लेके आए थे, जिनके ये गुलाम हैं, ये कहते हैं कि भिखारी चूजर्स नहीं होते, इसलिए ये उनको चले गए थे। इन्होंने हमें निकाल दिया था, रजीम चेंज हो गई थी। अवाम का भला क्या हुआ इनके आने से? मुझे ये बताएं, 2 आने का क्या फायदा? वो कहते हैं हम अपने पुराने कपड़े बेच के आटा पूरा करेंगे। आप लोग बेड़ा गर्क करके गए ना, वो ले आओ। मुशर्रफ साहिबा, वो कहते हैं आप लोग बेड़ा गर्क करके गए। IMF से मुआहदे, वो कहते हैं पहले हम थे। IMF से मुआहदे, वो कहते हैं आप लोग करके गए। क्या कहते हैं वो? तो सुने ना आयशा, मेरी बात सुनो। आप अपनी अकल और अपनी लॉजिक को और फैक्ट्स को, आप जो एंकर है वो अपनी अकल को समझ बूझ के साथ बात करें। वो तो इन्होंने कहना अभी अपनी बारी पे अखवंद भाई ने यही रोने हैं। आप वो बात करो, 40 दिन पहले हम ही थे ना। मुशर्रफ साहिबा, देखें, अकल और समझ की बात कर रहे हैं ना, ये वही फैसले है ना जो PTI कहती थी आने वाले दिनों में मजीद महंगाई होगी। अच्छा बहन, और हमें ये करना पड़ेगा। आपकी 3.5 साल क्या बिजली इसी तरह से जा रही थी? नहीं, बिल्कुल नहीं जा रही थी। ये सवाल हम बार-बार उठा रहे हैं। ये सवाल मुशर्रफ साहिबा हम बार-बार उठा रहे हैं कि PTI दौर में नहीं जा रही थी बिजली, अचानक से कैसे जाने लगी? हम ये बार-बार सवाल उठा रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि ये जो मुआहदे करके गए IMF के साथ, जो मुआहदे किए वो आप लोगों ने किए ना। इतनी शॉर्ट मेमोरी तो ना एंकर्स की है ना आवाम की है। 40-45 दिन पहले की सिचुएशन को आज के साथ कंपेयर किया जाए, 1 साल पहले की सिचुएशन कर ले, वर्स्ट एज पूरी सदी का वो जमाना था कोरोना का, उसके साथ कंपेयर कर लें, हालात ये नहीं थे। आप खुदा की पनाह के, आपका जो अफगानी करेंसी है उसके मुकाबले में भी रुपया पिट गया है, तो आगे फिर आप हिसाब लगा लेना, जहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, वहाँ पहाड़ों के अलावा क्या है वहां पे। अगर उसके मुकाबले में भी हमारी करेंसी रुपया डॉलर के कंपैरिजन में पिट गया है ना, तो फिर इनको 22 करोड़ अवाम इस चीज का हंसते बसते बेहतर जो कंडीशन में मुल्क चल रहा था, जो इन्होंने उजाड़ा है, सवा सत्यानाश किया है, अवाम इनसे पूछेगी, इसका हिसाब लेगी, इनको देना पड़ेगा। जहां तक ये रहेगी बात, ये जो करने आए थे ये कर रहे हैं। महंगाई, अवाम के मसाइल, मुल्क तबाह हो बर्बाद हो, इनका लेना देना नहीं है। इन्हें जिनको ओबे करना था उनको कर रहे हैं। ठीक है हो रहा है, जाती मुफाद हो रहा है, ठीक है मुशर्रफ साहिबा, आपका पॉइंट आ गया। लगे मुल्क मर जाए, भाड़ में जाए, वैसे बॉम्ब चला दें। अखवंदज़ादा चिटान साहब, मुशर्रफ साहिबा इस तरह की बात ना करें। पहले भी इमरान खान साहब इस तरह की बात की थी और काफी तनकीद हुई थी, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। अखवंदज़ादा चिटान साहब, सर आप लोगों ने बड़ी मेहनत की और इसी बेस के ऊपर एहतजाज भी किया, पीपल्स पार्टी ने भी किया, PDM ने भी किया कि मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, महंगाई इस वक्त कहाँ पर पहुंची हुई है। आप लोगों की अब हुकूमत है, मखलूत हुकूमत है, सर महंगाई तो बढ़ती जा रही है, आप लोगों ने फिर क्या किया आवाम के लिए? अगर आप महंगाई की बेस के ऊपर इस हुकूमत में आए थे कि आवाम को हमने रिलीफ देना है क्योंकि PTI ने बेड़ा गर्क किया है, तो सर अब आवाम का तो मजीद बेड़ा गर्क होता जा रहा है महंगाई को देखें तो।
सर आपका माइक मेरे ख्याल से म्यूट है, आपकी आवाज मुझे आ नहीं रही। अब आवाज आ रही है? जी जी अब आवाज आ रही है, जी फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा अगर इजाज़त हो तो आपके सवाल से पहले मैंने एक और रोना है, तो वो ये कि आज शाहबाज गिल ने जो पुख्तूनों के बारे में जो बयान दिया है, मैं इसका पुरजोर मजम्मत करता हूँ कि पुख्तून जो है इनका जेवर हथियार है। हमारा जेवर बिल्कुल हथियार नहीं है, हमारा जेवर मेहमान नवाजी है, हमारा जेवर मोहब्बत है, खुलूस है, वफादारी है, ये चीज़ें हैं, हमारा जेवर हथियार नहीं है। और इस बात का क्या मतलब है कि पुख्तून को एक थप्पड़ मारे तो वो 10 थप्पड़ मारते हैं और 20 साल तक लड़े हैं। तो क्या आप ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान में सिर्फ गैरतमंद कौम जो है वो सिर्फ पुख्तून है, पंजाबी नहीं है, सिंधी नहीं है, बलूची नहीं है, सराइकी नहीं है? क्या वो अपना बदला छोड़ देते हैं? क्या कश्मीरी अपना बदला छोड़ देते हैं? क्या गिलगिती अपना बदला छोड़ देते हैं? तो इस बयान का जो उन्होंने उसको एक कौम परस्ती, और ये हमसे कब से कर रहे हैं, कभी इमरान खान कह रहे हैं कि पुख्तून तालिबान है, कभी कुछ कह रहे हैं, तो इसका मैं मजम्मत करता हूँ। दूसरा, आयशा, मैं जनाब मुहतरम इमरान नियाज़ी साहब को 10 ब-10 मिन्नत करता हूँ कि हम पुख्तून लोग इंतहाई गरीब लोग हैं, हमारा सूबा बहुत गरीब लोग है। आप मेहरबानी करके अगर आप जिहाद करना चाहते हैं तो अपने खर्चे पे जिहाद करें, हमारे जो सूबे के वसाइल है इसके ऊपर आप जिहाद नहीं करें। अगर आप बिल्कुल मरते हैं, अगर आप नाम सुनते हैं राना सनाउल्लाह साहब का और आपकी नींद उड़ जाती है, बेशक आप KPK में पनाह ले ले, लेकिन परवेज खटक के घर जाके पनाह ले ले, महमूद खान के घर जाके पनाह ले ले, किसी और मिनिस्टर के घर जाके पनाह ले ले। हमारा जो सीएम हाउस है इसको आप छोड़ दें, महंगाई पे आ जाए, मेरे सवाल पे आ जाइए। अब आता हूँ, 5 अरब से ज्यादा का खर्चा हुआ है और उनको जो हुकूमत मिला था KPK की 35 अरब मकरूज था, अब 550 अरब मकरूज है। अब आ जाता हूँ महंगाई पे। क्या महंगाई हमारी वजह से है? क्या IMF के साथ वादा हमने किया है? क्या इस मुल्क पे 25,000 अरब, यानी जब से पाकिस्तान बना है तो इस पे 21,000 अरब कर्जा चढ़ा हुआ था, और ये 3.5 साल में क्या 25 अरब कर्जा हमने इस मुल्क पे चढ़ाया? क्या आप मुझे बताएं कि जो पैसे लिए गए हैं, मुझे इस मुल्क में एक मेगा प्रोजेक्ट बताए, पूरे पाकिस्तान में एक मेगा प्रोजेक्ट बताए कि ये लोग हमें बता सके कि भाई ये हमने ये पैसा वहां पे लगाया है। अब ये जो हालात इन लोगों ने 3.5 साल किए हैं इस मुल्क के साथ, अगर कोई ये तवक्को रखते हैं कि हम 40-45 दिनों के अंदर अंदर ये सब कुछ ठीक कर लेंगे, तो ये तो एक दीवाने का ख्वाब होगा। अगर कोई ये समझते हैं कि हम ये जो टेनेवर हमें मिला है इसमें हम ये सारे हालात दुरुस्त कर देंगे और इस हालात तक मुल्क को पहुंचा देंगे जो नवाज शरीफ साहब से उनको मिला था, PTI को जो हुकूमत मिला था, तो ये भी एक ख्वाब है। तो सर ये ख्वाब आपको पहले बताना चाहिए था ना, तहरीके अदम एतमाद लाने से पहले। आप उस वक्त कहते थे हम तो बड़े तजर्बाकार लोग हैं, हमने आते साथ ही सब ठीक कर देना है। इस वक्त सर इस वक्त महंगाई की सूरत हाल ये है कि आप के जो वज़ीर मुमलिकत हैं मुसद्दिक मलिक साहब इस मखलूत हुकूमत के, वो कहते हैं कि हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं। वज़ीर आज़म साहब 54 रुकनी अपना वक्त लेकर तुर्की के दौरे पर चले जाते हैं और उस दौरे की तशहीर के लिए जो करोड़ों के इश्तिहारात हैं वो भी हम देख रहे हैं अखबारों के अंदर। सर वो वाले इश्तिहारात जरूरी थे या आवाम को रिलीफ देना जरूरी था? मैं आयशा मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि जिस तरह आप चीमा साहिबा को सुन रहे थे तसल्ली से, इस तरह मुझे भी सुनिए। अगर आपने सही तरह सुना हो तो मैंने बिल्कुल उनसे भी इसी तरह से सवाल किए थे। अच्छा, इतना लंबा लुकमा नहीं दिया है ना, इतना आपने तो मुझे जितना टाइम दिया था इतने टाइम आप चले, आपके पास टाइम है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम जो कुछ कर सकते हैं हम ये कर रहे हैं कि ये जो महंगाई है, ये मुल्क का जो बेड़ा गर्क हुआ है, इसका बोझ गरीबों पे नहीं पड़े। हम गरीबों के लिए कोई इस तरह के प्रोग्राम लाए कि गरीब इनसे ज्यादा मुतासिर नहीं हो। हम ज्यादा बोझ सरमाएदारों पे डाल दें,
पिछले हुकूमत ने ये किया था कि अगर रिलीफ दिया था तो ज्यादातर रिलीफ सरमाएदारों को दिया था, अरबपतियों को दिया था, अपने एटीएम्स को दिया था। गरीब और बोझ जब डाला था तो वो गरीब अवाम पे, एक आम आदमी पे और मलिक रियाज पे एक जैसा बोझ डाला था। अगर कोई मराहत दी तो मलिक रियाज और एक गरीब आदमी को, यानी मलिक रियाज भी अपने सेहत कार्ड से अपना ऑपरेशन कर सकता था, अपना इलाज कर सकता था, एक ड्राइवर कंडक्टर भी कर सकता था। हम इस तरह नहीं करेंगे, हम डायरेक्शन को ठीक करेंगे। हम कोशिश ये करेंगे कि ये जो महंगाई है, ये जो हालात है, हम इस तरह के मंसूबे सामने लाए, हम इस तरह का तरीक़ेकार सामने लाए कि इस पे गरीब अवाम पे इसका ज्यादा बोझ नहीं पड़े, ज्यादा बोझ इस सरमाएदारों पे पड़े। दूसरा ये कि ये हुकूमत बना है सिर्फ दो कामों के लिए। नंबर एक ये कि मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा था, मुल्क को ठीक करना था, मुल्क के खारजा पॉलिसी को, मुल्क के मैनेजमेंट को, हर चीज को 6 महीने के अंदर अंदर लोगों को नजर आ जाएगा कि हमारा मुल्क आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं। नंबर एक ये। दूसरा ये कि हम इस्लाहात करके इस मुल्क में एक साफ और शफाफ इलेक्शन करें। दो। तीसरा ये कि जो एहतिसाब के नाम पे जो इंतकाम का इदारा बना हुआ था, जिसके बारे में हर वक्त आप लोग हमसे पूछते थे कि आप लोगों का हुकूमत था, मुस्लिम लीग नून का हुकूमत था, तो आप लोगों ने इसको ठीक क्यों नहीं किया? जो जज कहते थे कि ये इदारा तो सियासी इंजीनियरिंग के लिए बना है, इस इदारे को ठीक करना और इसको एक इस तरह का इदारा बनाना कि ये अगर किसी पे हाथ डाले तो कोई ये ना समझे कि इस बंदे के खिलाफ इंतकाम हो रहा है। हम इस तरह नहीं करेंगे। जिस तरह के इमरान खान साहब ने फिरदौसा शक़वान साहिबा का केस खत्म कर दिया, जिस तरह उन्होंने बाबर अवान साहब का केस खत्म कर दिया, जिस तरीके से उन्होंने जुल्फ़े बुखारी का केस खत्म कर दिया, जिस तरह अलीमा बाजी को उन्होंने एनआरओ दे दिया, जिस तरह के उन्होंने बीआरटी केस को खत्म कर दिया, जिस तरह मालम जब्बा केस को खत्म कर दिया, हम इस तरह कतईयन नहीं करेंगे। इन तरजीहात में अवाम आते हैं। देखिए जी, अवाम का तो हिसाब से कोई लेना देना नहीं है। हमने तो लोगों को, आम लोगों को इससे निकाल दिया। सर, हुकूमत क्यों बनती है? अवाम के लिए ना, इसमें ये था कि अवाम को रिलीफ देने के लिए, सही पॉलिसीज बनाने के लिए। चले मैं आगे बढ़ जाती हूँ। हमारे साथ मुबशिर बुखारी साहब भी हैं, उनको भी शामिल है गुफ्तगू करना। मुबशिर बुखारी साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की गवर्नमेंट हो, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट हो, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, या इस वक्त जो ये मखलूत हुकूमत हमें नजर आ रही है उसकी गवर्नमेंट हो, आपको अवाम या ये महंगाई जो मसला है जिससे आवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी जो है बराह रास्त मुतासिर होती है, किसी की तरजीहात में आपको नज़र आता है ये मसला हल करना? देखिए, मुझे इंटेंट पे किसी के शक नहीं, ना मुझे पीटीआई के इंटेंट पे शक है कि वो अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं, और ना ही मुझे मौजूदा कोलिशन गवर्नमेंट के नीयत पे शक है। मसला जो है वो इस वक्त जो हालात हैं, मसला पिछले 4-5 साल से वही चल रहा है। अब मामला अगर आप देखें तो हम क्रिटिसाइज तो जरूर करते रहे हैं और मौजूदा गवर्नमेंट को भी करते हैं, चूंकि ये तो अब बेहतरी के लिए आए थे, लेकिन चीजें अभी तक वो कर पाए। लेकिन साथ थोड़ा सा मार्जिन हमें ये देना चाहिए कि अभी कुछ हफ्ते हुए हैं, जो वक्त ये गुजारेंगे उतना ज्यादा ये फ्री मीडिया की जद में आते जाएंगे, क्योंकि मीडिया का काम है हुकूमत वक्त की अकाउंटेबिलिटी करना, और अगर मीडिया वो काम नहीं करता तो मीडिया या कंप्रोमाइज्ड है या वो फिर अपोलोजिस्ट बना हुआ है। तो अभी तक तो जो सूरत हाल आ रही है, चीजें इनके कंट्रोल में नजर नहीं आ रही। हम जरा पीछे जाएं, अब थोड़ा सा मार्जिन भी दे लें। इमरान खान साहब ने 3 साल जितनी प्रॉब्लम्स हुई उनका मुर्द इल्जाम ठहराया साबका हुकूमतों को, मुशर्रफ दौर से लेके नवाज शरीफ साहब की हुकूमत। बिल्कुल कर्जे लिए गए और उन कर्जों की वापसी के लिए पैसा मजीद कर्जा लेना पड़ा, और फिर रैकड कर्जे लेके उनकी वापसी भी की, लेकिन वो बात जो है अवाम तक नहीं पहुंच पाए। अभी भी जो डील करने जा रहे हैं हम IMF से, जिसके बाद पाकिस्तान को उम्मीद है अब चूंकि एक क्लियर पिक्चर मजीद पेश कर दे अवाम की समझ के लिए। वैसे अवाम बहुत समझदार है, लेकिन अवाम का सबसे बड़ा मसला मार्केट होता है जिसमें वो फंसे हुए हैं। पाकिस्तान डिफॉल्ट था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब इसको संभालना है, उसके लिए संभालने का वाहिद तरीका आपको फिलहाल IMF ही है, क्योंकि आप सऊदी अरब के पास, उन्होंने अपनी जो एक्सपेक्टेड पैकेज डील थी
उसको लिंक किया IMF के साथ, UAE ने लिंक किया IMF के साथ, कतर ने भी कर दिया। तो अब जब तक आपकी IMF से डील मेच्योर नहीं होती, हम जो है हवा में लटके हुए हैं और बहुत बुरी सिचुएशन है। और जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो जो हमारा इकोनॉमिक कंडीशन है वो मजीद खराब हो जाता है, जो कि हो रहा है, हो चुका है और होगा। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है अगर ये जारी रहा, इसके लिए सिर्फ यही है कि आप IMF की कंडीशंस को मानेंगे, जो कि खान साहब भी मानते रहे। मसलन नवाज शरीफ ने अपनी हुकूमत छोड़ी तो जो प्राइसेस थी, हमने तारीख का हाईएस्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो मुसलसल एक ही सतह पे और उसके बाद बढ़ते हुए देखा PTI के दौर में, और अब मौजूदा दिनों में उसको भी क्रॉस कर गया है। तो समझ यही आया कि जो हमारे मैनेजर्स हैं वो इस वक्त स्ट्रगल करते रहे हैं। पिछले 4.5 साल में इन्होंने स्ट्रगल की है चीजों को स्ट्रीमलाइन करने की, लेकिन मुल्क की इकोनॉमी में वो सख्त नहीं है। उसके लिए आपको वाकई में रूथलेस डिसीजन, अगर हम फिर क्रिटिसाइज करेंगे, बिल्कुल सर, मुबशिर साहब लेने पड़ेंगे रूटलेस डिसीजंस। लेकिन सर ऑप्टिक्स, ये तो आप भी मानते हैं ये बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। एक दिन आप अनाउंस करते हैं कि पेट्रोल की कीमत में 30 रुपए फी लीटर इजाफा, उसके बाद जो आज ऑयल और घी की कीमतों में इजाफा हुआ है वो भी हमारे सामने है, और दूसरी तरफ आप टीवी लगाते हैं तो आपको नजर आते हैं कि आपके वजीर आजम साहब जो हैं वो 54 रुकनी वफ्द लेकर तुर्की के 3 रोजा दौरे पर चले गए हैं। तो सर लोग तो फिर ये देखते हैं ना, लोगों को नजर आता है कि हम यहाँ परेशानी में हैं और वजीर आजम साहब ठीक है सरकारी दौरे पर वो गए हैं, लेकिन ऑप्टिक्स मैटर करते हैं फिर भी। ये इंतहाई शॉकिंग बात थी मेरे लिए आज के अखबारात देखना कि जब अवाम इतना सही है तो मैं वजीर आजम से एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो जब वापस आएंगे तो वो कौम को बताएंगे कि जनाब अली ये जो हमने ऐड छापे हैं इसकी फंडिंग टर्किश गवर्नमेंट ने की थी, या फिर इन एड्स के नतीजे में हमें इतना वहां से कुछ मिल गया। तो कोई ना कोई, वरना सूरत ये है कि वजीर आजम साहब एक अमीर आदमी है, उन्हें अपने पल्ले से ये, चूंकि उनका दौरा था और उनके टर्की से और रेसिप तैयब साहब से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, इकट्ठे जॉइंट वेंचर इन्होंने किए हैं, तो फिर दोस्त की जो है वो पल्ले से पे कर दे। तो एक बात तो ये, दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात, दोबारा मैं उस पर जाऊंगा, इन्होंने एक मैं इनसे इस चीज की तवक्को नहीं कर रहा था, लेकिन इन्होंने ये किया, अगर आप फर्ज कीजिए कि 30 रुपए का बम मारने की बजाय वही 7-8 रुपए के छोटे छोटे बॉम्ब मारते जितना PTI की मारती रही, तो कम से कम इतना स्वेर किस्म का बिलो फील ना होता अवाम को। तो 5-7 रुपए इंक्रीज कर देते। इन्होंने आखिरी इंतजार किया, जो कि इनकी गलती है, और 30 रुपए कभी माजी में इतनी बड़ी प्राइस में इतने बड़ी इंक्रीज हमने नहीं देखी पेट्रोलियम प्राइसेस में। बिल्कुल। तो यहाँ पे भी हो गई। अगर ये छोटी छोटी एपिसोड्स में ये इंक्रीज करते तो शायद अवाम इसको इतने बुरे तरीके से महसूस ना करती जितनी अभी महसूस कर रही। सही। मुसर्रत साहिबा, आप आ जाते हैं ज़रा, ये जो लॉन्ग मार्च वाला मामला है और वज़ीर आज़म साहब ने जो इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने एतराफ़ किया कि उन्होंने कुछ लोगों के पास असलहा देखा था, इस बयान के ऊपर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा साहब के बयान के ऊपर कि अगले लॉन्ग मार्च में आएंगे तो हम अपनी फोर्स भी साथ लेकर आएंगे, वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है कि PTI क़यादत पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। अगर गिरफ्तारी हो जाती है तहरीक इंसाफ की क़यादत की, फिर अगला लाइहा अमल क्या होगा? देखिए आयशा, पहले इन्होंने कौन सी कसर छोड़ी है, झूठे मुकदमात। हर दिन हम सुबह उठते हैं तो एक नई FIR होती है, दर्जनों के हिसाब से इन्होंने, बल्कि सैकड़ों के हिसाब से अगर हम पूरे पंजाब की बात करें तो इन्होंने FIRें दर्ज कराई हर ज़िले में। उसमें जो नामालूम थे पहले, अब वो मालूम हो चुके हुए हैं। मेरे ऊपर भी कोई 3 से 4 FIRें इन्होंने की हैं दर्ज के जी, कहाँ कहाँ हमने कानून को हाथ में लिया। मीडिया के दौर में हमें ख़ुद भी मीडिया कवर कर रहा होता है, अपना भी, सोशल मीडिया भी, और फिर हर एक के पास मोबाइल फ़ोन भी है, मीडिया भी मौजूद था। तो ये हमें केसेस से, शेलिंग से, फायरिंग से, गोलियां मारने से हमें बिल्कुल ना डराए।
हमने पहले भी इनका मुकाबला किया निहत्ती औरतों ने, और हम तो वर्कर हैं, हम तो देखे ना, फिर भी हमारी तो इनकी मार खाने की, हमारी तो कह लें कि 2014 में जो इन्होंने किया, खैर इस दफ़ा तो इन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, फ़लस्तीन के भी कश्मीर के भी, जो औरतों के ऊपर जुल्म किया, बच्चों के ऊपर, आम पब्लिक के ऊपर। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि वो लोग जो आपने देखा, आपके चैनल भी मौजूद था जब लिबर्टी के अंदर इन्होंने शैलिंग की, बुजुर्ग और बच्चे, हर एज ग्रुप के लोग वहाँ पे मौजूद थे, जनरल पब्लिक थी, आम लोग थे, जिस तरह से इन्होंने उनके ऊपर अटैक किया। और जो डी चौक के मनाजिर हैं, क्या वो फ़लस्तीन से कम थे? क्या वो कश्मीर से कम थे? बिल्कुल कम नहीं थे, उनसे कहीं ज़्यादा थे। और शेलिंग भी वो इस्तेमाल की जो कि आम पुलिस क्या सिविलियंस के ऊपर और पुलिस के ऊपर और अपने मुल्क के शहरियों के ऊपर किसी दुनिया के मुल्क के अंदर अलाउड नहीं है। ये सिर्फ एक वॉर के अंदर, या जब टेररिस्ट ने यरगमाल बनाया किसी के, उसके SOPs हैं वो इन्होंने हमारे ऊपर इस्तेमाल की। उसके बावजूद भी कोई वहां से गया नहीं। वहां पे राना सनाउल्लाह, आप और आपके हवारियों और गुल्लू भट्टों ने देखा, आपने जो करना था किया, आगे भी आजमा के देख लेना। देखें, ये हमारा आईनी हक है, जमहूरी हक है कि हम पुरअमन किस्म की प्रोटेस्ट करें, लॉन्ग मार्च करें। कितनी दफ़ा ये लोग निकले, कोई एक इंसिडेंट बताएं? इवन जत्थे आए मौलाना के, जो कि एक अपने अंदर एक फोर्स बना के रखते हैं, उसके बावजूद हमने बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ सबको स्पेस दी, बिकॉज ये कोई आसान नहीं था। ये इनका आईनी और जमहूरी हक है तमाम सियासी जमातों का। जो कुछ इन्होंने किया वो अवाम ने देखा। हम गए हैं कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम लेके गए अपना मुद्दा कि अगर हम एक सियासी जमहूरी जमात हैं तो जो तमाम जमहूरियत के अंदर, दुनिया के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर तमाम सियासी जमातों को जो राइट है, क्या हमें वो राइट एक्सरसाइज करने का हक है या नहीं? कोर्ट्स के फैसले के ऊपर सारी चीज़ डिपेंड करेगी। लेकिन मैं ये बताती चलूँ, हम पुरअमन लोग हैं और हम अपना जो आइन और कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का हमें जो हमारा जो राइट देता है, हम उसको हर सूरत एक्सरसाइज करेंगे। इन्होंने पहले भी जिस तरह से किया, आगे भी ये आजमा के देख लें। लेकिन जो महमूद खान ने बात की है, ये जो असले की बात है वो आप सुन ले आयशा, मैं आखिरी बात करूंगी। देखें, सीएम है महमूद KPK के, सीएम की एक सिक्योरिटी होती है और प्रोटोकॉल होता है। और दूसरी बात ये है कि आप लाइसेंस्ड असला अगर कोई रख सकता है, आइन और कानून इजाजत देता है तो लाइसेंस की इजाजत है। जो वहां पे हालात थे, जब मुझे मेरे बेटे के सामने या मेरी फैमिली मेंबर के सामने या मेरे कोलीग भी, हमारे बच्चे हैं, उनके सामने हमें गोलियां मारी जा रही हूं, हमारा यहाँ पे भी माथा फटा हो, यहाँ भी ब्लड निकल रहा, जो उमर अयूब के साथ हुआ है, क्या वो टेररिस्ट थे या उनके पास असला था? हम अफोर्ड करते हैं ना, हमारे अपने पास भी सैकड़ों की तादाद में गार्ड्स हैं। अगर हम वेपन्स, अगर आपके मुल्क की रियासत आपको इजाजत देती है रखने की ना लाइसेंस के साथ, वो अपनी हिफाजत के लिए होता है ना। गुल्लू भट्ट, मुझे आयशा ये आपने सवाल करना है, जो सिविल कपड़ों के अंदर थे, जिनको इन्होंने हेलमेट्स पहनाई हुई थी और कुछ हेलमेट्स के बगैर थे, वो कौन थे? पुलिस यूनिफॉर्म के अंदर होती है। इन्होंने हमारी गाड़ियां तोड़ी, इन्होंने हमारे पे डंडे बरसाए, ये सब कुछ हमने देखा, डॉक्टर यास्मीन राशिद के ऊपर और इवन मुझे भी जो ज्यादती की गई उसके ऊपर हमने तनकीद भी की। लेकिन आपको नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट ने अगर कानून को हाथ में लिया तो ये सब चीजें आपके केस को सपोर्ट कर रही थी? लेकिन इमरान खान साहब का ये कहना कि मैंने कुछ लोगों के पास असलहा देखा, इसलिए हमने फौरी तौर पर अपना धरना जो था वो कैंसिल कर दिया कि हमने धरना नहीं देना। आपको लगता है कि अब उनके इस बयान के बाद, क्योंकि डेफिनेटली एक्सप्लॉइट करने वाले भी तो मौजूद होते हैं, सुप्रीम कोर्ट से आपको इजाजत मिल जाएगी? क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट की इजाजत से मशरूत है, इमरान खान साहब भी ये कह चुके हैं अगला लॉन्ग मार्च। आयशा, हमने तो देखे और क्या करते, मुझे ये बताएं कि इससे बड़ा इस कौम के ऊपर, इस मुल्क के ऊपर और क्या एहसान होगा कि इंतशार के डर से जिस तरह से हमारे ऊपर शेलिंग की गई, हमारे लोग शहीद हुए हैं, 6 लोग मुख्तलिफ, 2 कराची में हुए, लाहौर के अंदर पुल से नीचे फेंक दिया। तो जब शहादतें भी होगी और उसके बाद जो गमो गुस्सा था, हमने किया क्या था? हम कर क्या रहे थे? जो माए बच्चों को लेके आई, उन्होंने कौन सी दहशतगर्दी फैलानी थी? और स्पेशली औरतों ने, जिस तरह औरतों को इन्होंने अटैक किया। बात यह है कि उस खदशे के पेशे नजर है, उन्होंने तो मुल्क को बचाया। वरना जब एक दफा फायरिंग किसी भी साइड से शुरू होती है तो फिर कोई नहीं रोक सकता। फिर ना किसी ने इमरान खान की सुननी थी, ना किसी ने राना सनाउल्लाह की सुननी थी, ना किसी और की सुननी थी, जैसे मॉडल टाउन में हुआ।
लेकिन मॉडल टाउन में चूंकि प्लानिंग हुई थी सारी रात की इनको हर सूरत निकालो, सेम डायलॉग्स थे राना सनाउल्लाह के कि इनको हर सूरत हमने यहाँ पे नहीं आने देना, और इन्होंने दिन दिहाड़े मॉडल टाउन के अंदर 14 और अगर अब हम उनके बयानात कातिल आजम है ना, मेरी बात सुने जी, वज़ीर दाखिला साहब इंशाअल्लाह दोबारा से बयान देते हुए ये कहते हैं कि हम इसका रास्ता बंद करेंगे, बैरियर्स हटाने देंगे। पहले भी 50 से ज्यादा इसके सारे सुन लिया करे ना, 5 शहीद भी इसके सारे सुन लिया करे ना। वो आगे जो है ना उनके बयानात यही आ रहे हैं कि अगला लॉन्ग मार्च भी हमने नहीं करने देना, और अब हम देखते हैं कि ये बैरियर्स हटाकर कैसे पहुंचना है इस्लामाबाद अगर पीटीआई लॉन्ग मार्च की कॉल देती है। यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। पहुंचे थे आपने तो हमें केपीके से एंटर नहीं होने देना था और अपने अब्बा जी का नाम चेंज करना था, वो कर लो। हम एंटर भी हुए, हम डी चौक भी आए, हमने इस मुल्क में लाशें गिराने एक ब्रेक ले लेते हैं, को प्रेफर किया और हमने आप लोग नहीं शरद साहिबा एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मामले में खामोश क्यों नजर आ रही है और उनकी क्या पोजीशन है लॉन्ग मार्च और उस दिन जिस तरह से पुलिस की जानिब से बर्ताव किया गया या फिर जो तसादुम की सूरत हाल हमने देखी थी 25 मई को। एक ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। अख्वंज़ादा चट्टान साहब, सर पीपल्स पार्टी जो है इस सारे मामले पर ये लॉन्ग मार्च जो हुआ या फिर जिस तरह से रास्ता रोकने की कोशिश की गई और फिर ब्रेक से पहले आप ही कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से पीटीआई को इजाज़त मिली वहाँ पर जाने की, सर पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन है सारे मामले पर? देखिए जी, एहतजाज हर एक का हक है अगर वो एहतजाज सियासी हो और वो पुरअमन हो, वो कानून और आइन के अंदर हो, तो वो हर शहरी का हक है कि वो जाके और अपना एहतजाज करे। लेकिन आप एक एहतजाज को इससे पहले अगर आप उसको खूनी इनकलाब का नाम दे दें, अगर एक लीडर खड़ा हो जाता है और अपने वर्कर से कहते हैं कि भाई ये कोई सियासी एहतजाज नहीं है, ये हम जिहाद पे जा रहे हैं और मुकम्मल तैयारी करके जाए, फिर आपके दफ्तरों से असलहा बरामद हो जाता है, फिर आप खुद इसका इतराफ करते हैं कि हमारे लोगों के पास असलहा था। ये मुझे बताए कि इन लोगों ने जो डी चौक में सरकारी मुलाजिमीन पे जो वीडियो उन्होंने चलाया था कि लग रहा था कि फलस्तीन है और कि कश्मीर है, वो हमारे दौर का नहीं था, वो इनके दौर का था। वो वीडियो था जो इन्होंने सरकारी मुलाजिमीन पे किया था। क्या इस पे इस तरह का शिलिंग और जुल्म हुआ है जो उन्होंने नर्सों पे किया था? क्या नर्सों ने अपने साथ असलहा लाया था? क्या नर्सों ने कहा था कि हम जिहाद पे जा रही है? इन्होंने हेल्थ वर्कर के साथ जो कुछ किया था, क्या इसके साथ इस तरह का कुछ हुआ है? क्या वो जो हेल्थ वर्कर आई थी अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ, क्या इनके पास असलहा था? क्या उन्होंने जिहाद का नाम दिया था? क्या उन्होंने खूनी इनकलाब का उसको नाम दिया था? एक हफ्ता पहले पेशावर में सोशल वेलफेयर के लोग निकले थे अपने हुकूक के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपनी रोजी के लिए, अपने रोजी बचाने के लिए, अपनी झोली जलाने के लिए। इनके साथ उन्होंने जो कुछ किया था, क्या इसके साथ हुआ है इस तरह? एक मेरे साथ बिलावल साहब की जो पेशी थी नेब के अदालत में, वो वीडियो मीडिया पे मौजूद है, वो वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि एक मुझे जितने डंडे पड़े थे इनके सारी पीटीआई को ये सारे इसमें इतने डंडे नहीं पड़े। आपने वो वीडियो देखी? लोग इसके साथ नहीं निकले। राशिद साहिबा की वीडियो देखी या हमाद अजहर साहब के साथ हुआ, उमर अयूब साहब के साथ जो हुआ वो देखा आपने? आप एक काम करें आयशा, आप एक काम करें, वो मेरा वीडियो आप देख ले तो आपको पता चल जाएगा कि इन लोगों ने हमारे साथ क्या किया था। तो सर ये फिर अब क्या कह रहे हैं कि ये बदला लिया गया? वीडियो देख आप ले। ये कह रहे हैं कि ये बदला लिया गया नहीं, इस चीज का? हमने कोई बदला नहीं लिया है, ना हम इंतकाम। हम कहते हैं जमहूरियत सबसे बेहतरीन इंतकाम है, हम इंतकाम पे यकीन नहीं रखते हैं। लेकिन हुकूमत का फर्ज ये भी है कि अपने मुल्क के शहरियों को बचाए। क्या आप समझते हैं कि कुछ लोगों को एहतजाज का हक है, तो क्या कुछ लोगों को ये हक नहीं है कि आप इसके हुकूक पे डाका नहीं डाले? क्या ये हुकूमत का हक नहीं है कि आम लोगों को बचाए? ये डी चौक को जिस तरीके से इन लोगों ने जला दिया, अगर आप लोगों ने शर नहीं फैलाना था तो आप लोगों ने खुद अदालत में कह दिया कि हमें H9 में जगह दे दी। आप लोग H9 चले जाते थे। आप कैंटीनर से क्यों कह रहे थे कि आप लोग डी चौक जाए, और आप बार बार क्यों कह रहे थे कि मैं डी चौक जा रहा हूँ? अगर ये लोग डी चौक आ गए, इसके साथ रेड जोन है,
इसके साथ अमेरिकन एम्बेसी है जो ये कह रहे हैं कि हम जिहाद कर रहे हैं। एक एम्बेसी पेशावर में भी है, लेकिन इसके खिलाफ इन लोगों ने न कभी मुजाहरा इसके सामने किया, न कभी अमेरिका का झंडा इसके सामने जलाया, वहाँ पे जो कॉन्सुलेट है अमेरिकन के, लेकिन यहाँ पे था। तो आप मुझे बताएं कि अगर इंतजामिया इस पे गैस नहीं चलाती तो उसको किस तरह के रुकते कि ये जोन के अंदर दाखिल नहीं हो, जहाँ पे आपके पार्लियामान है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है। एक चीज बता दीजिए, एक चीज मैं और एक सवाल मेरा ले लीजिए, एक सवाल ले लीजिए। 25 मई से पहले जिस तरह से छापे मारे गए पीटीआई के कारकुनान के घरों में और उसके साथ साथ जो पीटीआई के रहनुमा थे उनके घरों में, वो सारा कुछ टीवी पर मौजूद है, वो आपने भी यकीनन देखा होगा। क्या वो ठीक था? या फिर जिस तरह से क्रैकडाउन किया गया, जिस तरह से शेल्स इस्तेमाल किए गए आंसू गैस के, क्या वो ठीक था? या जिस तरह से डंडे मारे गए, क्या वो ठीक था? देखिए, अगर आप लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, उनको रगला रहे हैं, उनको रियासत और रियासत इदारों के खिलाफ लड़ाने के लिए तैयार कर रहे हैं, तो आप पे तो छापे पड़ेंगे। और ये सिर्फ हम तो नहीं डाल रहे हैं। मौजूद क्या था? आपको आयशा यार सर कोई सबूत मौजूद था क्या इन सब चीजों का? आप मुझे ये बताएं कि जनाब मुहतरम इमरान अहमद नियाजी साहब के कहने के बाद भी आपको किसी सबूत की जरूरत है? आप मुझे ये बताएं। तो उन्होंने कल कहा है ना, जो बयान दिया ये तो उन्होंने इस लॉन्ग मार्च के बाद कहा है ना सर। कल का उन्होंने नहीं कहा। उससे पहले तो आप सिर्फ शक की बिना पर उनके खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे थे ना। वो भाई शक की बुनियाद पे हम नहीं कर रहे थे, हम इंटेलिजेंस रिपोर्ट पे, हुकूमत इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बुनियाद पे कह रहे थे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट क्या अदालत में पेश की गई जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई थी और उन्होंने उनसे इजाजत मांगी थी अपना धरना देने के लिए, तो आपको वो चीजें, वो सबूत अदालत में पेश करने चाहिए थे। बिल्कुल अदालत में पेश की होगी, और अदालत ने जब उसको इजाजत दे दिया तो अदालत पे साबित भी हो गया कि अदालत ने उनको जो जगह इन लोगों ने मांगा था अदालत से, अदालत ने इनके मनपसंद जगह इन लोगों को दे दिया। लेकिन ये लोग वहां पे नहीं टिके, ये लोग रेड जोन पे आ गए, इन लोगों ने रेड जोन पे चढ़ाई कर दी, इन्होंने डी चौक में लोगों के अमलाक को जला दिया, उन्होंने बीआरटी बस के जो थे उनको नुकसान पहुंचा दिया। जो स्टेशन आया था। लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद मैं मुबशिर साहब की तरफ बढ़ती हूँ। ये जो क्रैकडाउन हुआ, पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड थी इसमें? ये मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ, मैं पार्टी का हिस्सा हूँ, मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ। लेकिन हमारी पार्टी का ये फैसला था कि अगर ये लोग कानून के अंदर रह के अपना एहतजाज करेंगे तो हर एक को हक है। हमने भी किया था। अभी जो चीमा साहिबा ने तंज किया ना कि कराची से भी एक आया था, भाई कराची से हेलीकॉप्टर में बिलावल साहब नहीं आया था। बिलावल साहब रोड पे, लेकिन सर रास्ते में कंटेनर्स नहीं रखे गए थे, गिरफ्तारियां नहीं हुई थी, छापे नहीं पड़े थे, छापे नहीं पड़े थे सर, आपको इजाजत मिली थी। पीडीएम ने भी लॉन्ग मार्च किया था, उसको भी इजाजत मिली थी। हमने ऐसे कोई मनाजिर नहीं देखे थे सर, ये आप माने, आप लोगों को इजाजत मिली क्योंकि सियासी जमातों का हक है एहतजाज करना, लॉन्ग मार्च करना। बहरहाल आगे बढ़ती हूँ। मुबशिर बुखारी साहब, सर ये हम किस तरफ जा रहे हैं? तो ये भी आप मान लेना कि हमने एक गमला नहीं तोड़ा था, हमने पुलिस वालों को रात को गोली से नहीं मारा था, हमने छापे कोई चीजों को जलाया नहीं था। घरों में आप लोगों ने छापे नहीं पड़वाए। वजीर दाखिला साहब, वजीर दाखिला साहब ने माना नहीं कि छापे पड़े हैं। साहिबा इख्तिदार से निकाल के और सड़कों पे ले आया, वो बिलावल साहब का एहतजाज था जिसकी वजह से आप लोग इख्तिदार से निकल के आजकल सड़कों पे हैं। आजकल लोगों को गालियां दे रहे हैं, आजकल आप लोग इदारों को गालियां दे रहे हैं। सर आपके मार्च में रुकावटें डाली गई थी, बिलावल साहब के एहतजाज अखवंजादा साहब आपके मार्च में रुकावट डाली गई थी, कंटेनर्स लगाए गए थे, गिरफ्तारियां हुई थी। ये लोग पुरअमन करें, ये लोग हमारी तरह पुरअमन करेंगे तो इस पे लोग क्यों हाथ डालेंगे? लेकिन अगर ये लोग पहले से कहते हैं कि ये तो खूनी इनकलाब होगा, अगर ये लोग पहले से कहते हैं कि भाई ये खूनी इनकलाब का बयान जो दिया गया था इस वजह से किया गया था, ठीक है, कैसे इसको इजाजत दिया जा ठीक है, ठीक है अखवंजादा साहब। मुबशिर बुखारी साहब, किस तरफ जा रहे हैं हम? एक तरफ इमरान खान साहब ये एतराफ़ करते हैं कि जी मैंने कुछ लोगों के पास असलहा देख लिया था, दूसरी तरफ मरियम साहिबा कहती हैं कि ये सियासी जमात नहीं बल्कि ये दहशतगर्द जमात है। किधर है जमहूरी इक़दार? एक तरफ असलहा होने का एतराफ़, दूसरी तरफ एक सियासी जमात को दहशतगर्द जमात कहना, किस तरफ जा रहे हैं हम बतौर माशरा? बहुत अनफॉर्चुनेट है ये सिचुएशन, क्योंकि मैं तो जो पॉलिटिकल टसल है और जो ट्रेडिशनल आर्च राइवल्स हुआ करते थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, उनकी मैंने टसल्स देखी, उनके लॉन्ग मार्चेस देखे,
लेकिन जितनी पॉलिटिकल इंटॉलरेंस अभी बढ़ चुकी है, मैंने इस लेवल पे कभी नहीं देखा। उस वक्त हमने देखा, उस वक्त भी लाठीचार्ज, टीयर गैसिंग हुआ करती थी, लेकिन बड़े से उस वक्त एक डिक्शन चला करता था। वो ये हुआ करता था कि लॉन्ग मार्च में दमादम मस्त कलंदर होगा। वो डिक्शन जो है प्लेस हो चुका है। अब वो आ गया है 19 मार्च तक नहीं छोड़ेंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे। उसके अलावा एक चीज उस वक्त नहीं थी, आज है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नफरत फैल रही है, वो है सोशल मीडिया। देखिए, हमारी सोसाइटी ने सफर किया रिलीजियस इंटॉलरेंस के हाथों, यानी हमने टेररिज्म देखा और उसमें हमने देखा एक दूसरे को जो जो लेबल किया जाता था। बदकिस्मती है कि अब हम पॉलिटिकल इंटॉलरेंस की तरफ बढ़ गए हैं और इसकी वजूहात आना मतलब, चूंकि अगर वजूहात में जाएंगे बात भी लंबी हो जाएगी और फिर बात इसमें थोड़ी सी बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। कम सहाफी के तौर पे तो यही कि जिसकी भी खराबी थी ये पास्ट है, लेकिन आने वाले दिन चैलेंजिंग है। बहुत सारे एतराफात पीटीआई की तरफ से हुए, बहुत सारे मामला पीटीआई की तरफ से आज भी जो जा रहे हैं, जैसे शहबाज गिल साहब, और जिस तरह हमने देखा मीडिया को इन्होंने करने की कोशिश की, और ये माजी में भी होता रहा है, लेकिन इस दफे उसका लेवल जो था वो नेक्स्ट लेवल था। उसके बावजूद हमें की तरफ देखना चाहिए। कल ही मैंने एक प्रोग्राम में कहा, और मुझे खुशी है कि आज पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा ने भी वैसी ही कुछ मिलती जुलती बात की। कल के प्रोग्राम में मैंने कहा कि इस वक्त कौम को जरूरत है कि एक जो है चार्टर ऑफ टॉलरेंस और एक चार्टर ऑफ एथिक्स अमंग्स्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ पाकिस्तान तैयार करें और साइन करें और उस पर एग्री करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जिस नहज पे हम पहुंच चुके हैं और उसका, यानी पॉलिटिकल पार्टीज जब हम बात कर रहे हैं, उसका आफ्टर इफेक्ट या उसका जो नीचे की तरफ ट्रेवल हो रहा है मुआशरे में, घरों के अंदर एहतमात और इंटॉलरेंस बढ़ रही है, वो हम देख रहे हैं। तो इस मैं जाती तौर पे यही रिक्वेस्ट करूंगा रूलिंग कोलिशन से और पीटीआई लीडरशिप से कि अपने अपने नजरे सानी करें, और ठीक है, एहतजाज बिल्कुल हक है, वो अंडरटेकिंग दे दें, ये उन्हें परमिट कर दें। मसल्स शो करना चाहते हैं, वो अपनी अवामी स्ट्रेंथ शो करना चाहते हैं, लेट देम। देखिए, जब वोट और जलसे में बड़ा डिफरेंस होता है, इसमें कोई शक नहीं कि खान साहब का नैरेटिव पॉपुलर हो चुका है, लेकिन वो इतना पॉपुलर भी नहीं हुआ, क्योंकि एक बात तो अभी बलूचिस्तान में होने वाले लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन, जिसमें दो पहलू हैं कि एक तो पीटीआई के कैंडिडेट शायद उधर ज्यादा नहीं थे, और ये भी पॉसिबिलिटी सकती है कि आजाद जो बहुत बड़ी तादाद में जीते हैं वो पीटीआई को करने, मतलब पीटीआई को ज्वाइन कर लें। लेकिन अभी तक पीटीआई की पोजीशन उधर जो है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। का मतलब ये हुआ कि पॉपुलर है, लेकिन एक खास रीजन में पॉपुलर है, अक्रॉस द कंट्री आप उसकी पॉपुलैरिटी को उस तरह मेजर नहीं कर सकते। बहुत अच्छा फैसला किया है पीटीआई ने, अगर ये 20 सीटों पे टेस्ट करना चाह रही है। मैं दोबारा ये कहूंगा कि देखिए, एक बात है, 2018 से पहले एक जमात जो है वो पार्लियामेंट से बाहर बैठी हुई थी और वहां पे 156 धरना हुआ, बाकी तमाम जमातें पार्लियामेंट के अंदर थी। आज वही जमातें वो रूल कर रही हैं, और वही जमात जो उस वक्त बाहर थी आज भी बाहर है। तो ये जो कुछ भी आपने करना है, पहले तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा एज द पॉलिटिकल फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, वो पीटीआई हो, पीएमएलएन हो, पीपी हो, जेयूआईएफ हो, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, कि क्या पार्लियामेंट की सुप्रीम है। अगर वाकई सुप्रीम है तो अपने तमाम तनाज़ात पार्लियामेंट के फ्लोर से हल कीजिए, बजाय इसके कि इन झगड़ों सड़कों पे लाके आप अवाम को दिक्कत में डालें। और दूसरी बात, मुझे पार्टी से एक और शिकवा है, आखिरी बात है, इन पार्टी शिकवा है कि आपने लॉन्ग मार्चेस करने हैं, वो कोई भी पार्टी हो, आप अवाम को तकलीफ देते हैं कि सड़कों पे आ जाइए, टीयर गैस खाइए। मुसर्रत चीमा ने टीयर गैस खाई और शायद जिंदगी में इतनी ना खाई हो, लेकिन जब आप करने होते हैं तो आप नॉन इलेक्टेड इंपोर्टेड एडवाइजर्स और चंद एक नॉन मीडिया पर्सन को आप इन्वॉल्व करते हैं डिसीजन करके, आप फिर अवाम को बताते हैं जी ये डिसीजन हुआ है। ये रविश जमहूरी नहीं है। और मैं के साथ कहना पड़ेगा
ये रविश हमें ज्यादा पीटीआई में नजर आती है और इस रविश को भी तब्दील करना पड़ेगा अगर आप वाकई का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये ज्यादा तो हमें पीटीआई में नजर आती है, लेकिन अगर हम नजर दौड़ाएं तो हमें बाकी जमातों के अंदर भी मुबशिर साहब कुछ ऐसी चीजें नजर आती हैं जिसके ऊपर सवाल उठाना बनता है। बिल्कुल ठीक है। मुसर्रत साहिबा, वक्त मेरे पास कम है तो मैं कोशिश करूंगी कि एक एक कमेंट का मौका दोनों मेहमानों को बाकियों को दे दूं। इस सारी सूरत हाल में लॉन्ग मार्च को रोकने या फिर कंटेनर्स लगाना या जिस तरह से क्रैकडाउन हुआ, उसकी बेस बताई जाती है कि आप लोग कहते थे कि जी कि ये खूनी मार्च होने जा रहा है, ये जहाद होने जा रहा है। आपको नहीं लगता कि पीटीआई के जो रहनुमा हैं उनको भी ये देखना चाहिए कि वो बयानात जिम्मेदारी के साथ दिए, गैर जिम्मेदाराना बयानात ना दिए जाएं? खूनी मार्च कहना या फिर जिस तरह से शहबाज गिल साहब ने आज खैबर पख्तूनख्वा के बारे में जिस तरह की बात की है, पख्तूनों के बारे में बात की है, फिर वो मरने मारने की बातें भी कर रहे हैं, ये ज़रूरी है इस तरह के बयानात देना? आयशा, ये सोचा जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए, ऑन रिकॉर्ड है कि ये किस बात के जवाब में। देखें हम ये कहते हैं कि ये हमारा आईनी जमहूरी हक है, इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं कि वो तय करें, वो हमें बताएं कि क्या इस सियासी जमात को, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, क्या उसे इजाज़त है। पहले ये कहते क्या थे, ये हमें टॉक शोज़ के अंदर हर जगह राना सनाउल्लाह की आज की फस्तायत वाली स्टेटमेंट्स देखें, और वो जो मोहतरमा है वो भी आज कह रही थी कि ये निकल के दिखाएं, हम इनको तो ये कर देंगे। हम देखें, जब किसी भी सियासी जमात को आप ये कहेंगे तो वो क्या आगे से जवाब देगी कि हम डर गए हैं, हमारे ऊपर आप प्लीज शेलिंग ना करना, प्लीज हमें गोलियां मत मारना, हम नहीं निकलते, ये हम हाथ बांधते, ऐसे नहीं होता। हमने आगे से यही कहना। हम ये तो नहीं कह रहे थे कि हम आपको गोलियां मारेंगे, हम कहते थे, ये कहते थे हम निकलने नहीं देंगे। ये हमें आपने मशहूर जमाना, अब इनका डायलॉग कि ये केपीके क्रॉस करके दिखाएं, मैं अपना नाम चेंज कर लूंगा। भाई, ये जब आप ये कहोगे तो सियासी जमात तो ये कहेगी ना कि हमने आना, आप हमें मार देना, हमें गोलियां मारना, हम आएंगे, हम आपका डट के मुकाबला करेंगे। गोलियां भी इन्होंने मारी, जाने भी इन्होंने हमारे लोगों को शहीद किया, और जिस तरह से जख्मी किया, जिस तरह से हमारी इमलाक को, मुल्की इमलाक को नुकसान पहुंचाया। आखिरी बात, एक वीडियो वायरल हुई है, आईजी और इंटीरियर जो सेक्रेटरी है वो अभी आज वायरल है, आप जरा वो कन्वर्सेशन सुने और फिर उसके ऊपर हमारा इंटीरियर मिनिस्टर और हमारी जो अदलिया उसके ऊपर नोटिस ले और पता करे कि ये क्या कन्वर्सेशन हो रही है। इन्होंने प्लान किया हुआ था कि सुबह 10 बजे तक इनके 5 से 6 बंदे मार दें। लास्ट 30 सेकंड्स है मेरे पास। मैं अखवंज़ादा साहब से एक बात जानना चाह रही हूँ। अखवंज़ादा साहब, ये जो ऑडियो लीक हुई है जिसमें मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि मलिक रियाज साहब और आसिफ अली जरदारी साहब बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब ने तो तरदीद कर दिया, कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, क्या वाकई फेक है या सही है ये ऑडियो? जरा जल्दी से बता दीजिएगा। मलिक रियाज, ये तो आपको पता है कि हम इस्लामाबाद में हर वक्त जरदारी हाउस में होते हैं चेयरमैन साहब के साथ या जरदारी साहब के साथ। ये कोई पहली बार तो नहीं है, इन लोगों ने तो बार बार, आपको याद नहीं है सेनेट में हमने इन लोगों ने हमारे डिप्टी चेयरमैन को वोट नहीं दिया था। ये तो बार बार हमने कई बार ये लोग हमारे पास आए हैं और हमारे साथ ताउन किया है, ये कोई पहली बार तो नहीं है। सही, यानी आप कह रहे हैं कि वो ठीक है, इसमें कोई मुझे ठीक है। माजरत के साथ सरदारी साहब और वक्त मेरे पास खत्म हो गया है। बहुत हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, कल एक मिनट फिर से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह।